स्वागत है आपका हमारे शहर में। आज का जो ज्वलंत मुद्दा है वो है भारत के खिलाफ लगातार पश्चिमी देशों और दुनिया भर के देशों में एंटी इमिग्रेशन रैलीज निकलना, जो साफ साफ दिखाती है कि भारतीय लोग, जो कि हमेशा काम करने वाले जाने जाते हैं, उनके खिलाफ एंटी इमिग्रेशन रैली निकलना। तो इसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो साफ साफ दिखाते हैं जो हाल ही घटनाएं हैं। जैसे कि H1B वीज़ा को ले लेते हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप H1B वीज़ा की फीस को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसे बढ़ाकर उन्होंने $1 लाख कर दिया है, जिससे भारतीय कामगार अमेरिका में आके काम न कर सके। ऐसे ही जापान की सेंसीटो पार्टी ने साइलेंट इन्वेशन के नाम से रैलीज निकाली, जो पूर्णतः इलीगल इमिग्रेशन और एंटी इमिग्रेशन दोनों के लिए थे। जी हाँ, दोनों अलग अलग शब्द हैं, चूंकि लीगल इमिग्रेशन तो इलीगल ही होते हैं। और इसी के जस्ट बाद मार्च ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो पहले भी जो है इंडियन स्टूडेंट पे हमले के लिए जाना जाता था, पर इस बार यहाँ मार्च ऑफ ऑस्ट्रेलिया उन्होंने एक बैनर मार्च ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से निकाला, और इसमें जो है एंटी इमिग्रेशन रैली थी पूरी तरह से, जिसमें भारतीयों को हटाने की मांग करी गई कि हमारे देश से भारतीयों को निकाला जाए। तो इसका क्या कारण है कि लगातार भारतीयों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर ये आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं? आइए उन्हें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बड़ा रीजन होता है वो इकोनॉमिक रीजन होता है, और उस इकोनॉमिक रीजन का जो सबसे अहम बिंदु है वो उनकी ये सोच है कि जो बाहरी कामगार हैं वो उनकी लोकल जॉब्स को उनसे छीन रहे हैं, और जो वेजेस हैं यानी मजदूरी को कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ एक इकोनॉमिक रीज़न बन जाती है, और जो वहाँ का नेटिव व्यक्ति है वो उसे झेलता है। एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है सोशल एंड कल्चर्स। अब आप सभी को पता है कि एक नेशनल आइडेंटिटी होती है, एक अपना एक लैंग्वेज होता है, रिलीजन्स होते हैं, उनके खुद के कल्चर्स होते हैं। और जब ये वहाँ के नेटिव पॉपुलेशंस से दूसरे देश के लोगों के कल्चर्स या सोशल एंड कल्चर्स और उनकी संस्कृति का जब मेल मिलाव होता है, तो वहाँ के नेटिव्स को इसमें प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो ये जो सोसाइटी है फेसिंग डेमोग्राफिक चैलेंजेस, जी हैं, जो इसका सामना करती है। तो एक ये भी सबसे बड़ा कारण, और तीसरा कारण तो पॉलिटिकल है। जी हाँ, ये एक मतदाता सपोर्ट पाने के लिए, इलेक्टोरल सपोर्ट पाने के लिए इन चीज़ों को बढ़ाया जाता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, वो क्राइम बढ़ जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है पॉलिटिकल वे में फैलाई जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। इसके बाद एक सिक्योरिटी, जो कि एक अहम बिंदु है। आप सभी को पता होगा 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था 2001 में अमेरिका के। तो उसमें सऊदी अरेबिया के सबसे ज़्यादा लोग थे तो पूरी अरबिक कंट्रीज से, और सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा लोग थे। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सिक्योरिटी रीज़न भी इमिग्रेशन से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें कई बार ये होता है कि मैक्सिको बॉर्डर से, आपने सुना होगा मैक्सिको बॉर्डर बहुत बड़ा है, और यूएसए और मैक्सिको के बीच जो बॉर्डर है वो काफ़ी बड़ा है, और इससे कई बार कई आतंकवादी, कई हत्यारे भी अमेरिका में घुस जाते हैं। तो सिक्योरिटी रीजन तो एक अहम बिंदु है। इसके बाद मिस इन्फॉर्मेशंस आती है। मिस इन्फॉर्मेशंस, देखिए, जीनोफोबिया फैलता है फॉल्स नेरेटिव से। जीनोफोबिया क्या होता है? जीनोफोबिया मतलब ये है कि एक नेटिव व्यक्ति दूसरे बाहरी देश के व्यक्ति से बात करने में हेजिस्टेशन रखता है, हिचकिचाता है। उसे लगता है कि ये हमारे समतुल्य नहीं है, या ये हमारे लिए खतरा है। तो जीनोफोबिया इसी तरह बढ़ता है, और उसका रीज़न है फॉल्स नरेशंस। जैसे कि माइग्रेंट्स हैं, वो आपकी जॉब छीन लेंगे, उनके आने से क्रिमिनल रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो कॉज हैं, ये जो रीजंस हैं, इसी के कारण से एंटी इमिग्रेशंस जो रैलीज हैं वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर भारत के खिलाफ या साउथ एशियन के खिलाफ बढ़ती जा रही है।
अब देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, पहले तो इसका इकोनॉमिक ही प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद लगातार जो इलीगल इमिग्रेंट हैं या इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे, जो लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं या वो इलीगल की श्रेणी में हल्का सा भी आते हैं तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि हम एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शंस और जो होटल मैनेजमेंट या होटल के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो माइग्रेंट्स हैं, चाहे वो इलीगल हो लेकिन उन्हें टच नहीं किया जाएगा। तो ये कारण है कि जो अमेरिका की या इन देशों की जो सबसे मेन इकोनॉमिक जड़ है वो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन है, और जिन पर ये जो इमिग्रेंट्स हैं वही आगे काम करते हैं। तो अगर ये हट जाएंगे तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो यूएसए या अन्य देशों पर, जो इन देशों में एंटी इमिग्रेशन रैलीज चल रही हैं, वो खास तौर से इकोनॉमिक प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। एक और रीज़न है वो है डेमोग्राफिक इम्पैक्ट। अब डेमोग्राफिक इम्पैक्ट मोस्टली जापान में बढ़ती एजिंग की समस्या है। आप सभी को पता है कि जापान में जवान पुरुष लगातार कम होते जा रहे हैं, और 60+ यानी जो ओल्डर एज है उनकी आयु लगातार, वहाँ पे आयु जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी आयु बहुत होती है। इसलिए वहाँ पर जो बूढ़ी जनसंख्या है, वृद्ध जनसंख्या है, वो बढ़ती जा रही है। तो इससे प्रभाव क्या होता है कि वहाँ पे जो एज के टैक्स पेयर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा रीजन डेमोग्राफिक इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब सोशल एंड कल्चर्स, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि मल्टी कल्चर एक्सचेंज एक बहुत अहम चीज़ है। मल्टी कल्चर एक्सचेंज मतलब आपने सुना होगा कि मल्टी कल्चर एक्सचेंज मतलब होता है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट। जी हाँ, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। और ये अगर ख़त्म होगा तो इससे जेनोफोबिया ज़्यादा बढ़ेगा। तो जेनोफोबिया के बढ़ने से, और ये एक तरह से सोशल कोहेशन को भी घटाएगा, मतलब समाज जो है एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा। तो एक तरह से सोशल कल्चर जो इम्पैक्ट है वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि एक दूसरे देश का नागरिक उस नेटिव व्यक्ति से मिलने में हेजिटेशन होगी, हिचकिचाहट होगी, उस नेटिव व्यक्ति को भी और एक बाहरी देश के व्यक्ति को। तो इससे जो है एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लंबी समस्या आ सकती है। अब देखते हैं रिड्यूसिंग इनोवेशंस। ये भी एक बहुत अहम बिंदु है, क्योंकि अगर H1B जो वीज़ा है उस पर अगर इतनी फीस लगेगी या किसी कारणों से भारतीय स्किल्ड वर्कर जा ही नहीं पाएंगे अमेरिका या पश्चिमी देशों में या जापान में या ऑस्ट्रेलिया में, तो इससे प्रभाव ये होगा कि वहाँ पे जो इनोवेशंस लगातार हो रही हैं उन कई इनोवेशंस में इंडियंस की भी अपनी भागीदारी। जैसे आपने परप्लेक्सिटी एआई का नाम सुना होगा। इस एआई को बनाने में 4 फाउंडर्स हैं, जिसमें से एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो वहाँ रह रहे हैं, और वो पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पे गए थे। तो ये कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग इनोवेशंस भी एक अहम कारक बन जाएगा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो हम जैसे बात कर ही चुके हैं कि अगर पीपल टू पीपल कनेक्शंस नहीं हुए, सोशल एक्सचेंज नहीं अच्छे होंगे, तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो पड़ना है। और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखिए, नेबरिंग रिलेशंस, स्ट्रेन रिलेशन विद नेबरिंग। तो नेबर्स से हमेशा से आपके नोक-झोंक रहेगी, आप उनके लोगों को डिपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये डिपोर्टेशन जो होती रहती हैं लगातार, वो कहीं ना कहीं जो आसपास के जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट एक पड़ता है इससे। अब देखिए इसमें इंडिया क्या कर सकता है, हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्स। तो देखिए, इंडिया एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होस्ट कंट्रीज़ के साथ, जिन जिन देशों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, इन देशों में रैली ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इन देशों से इन्हें एक बायलैटरल डायलॉग के थ्रू एक एग्रीमेंट करना चाहिए कि जो एक फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, जो लीगल प्रोटेक्शंस के रूप में हो, जो भी इंडियन वर्कर या इंडियन स्टूडेंट जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए। एक सबसे अहम चीज़ है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती जा रही है, आप समझ ही रहे होंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन लगातार बढ़ती जा रही है, और इसमें जेनोफोबिया बढ़ता रहा है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन को लगातार
इसको रोका जाना चाहिए। अगर हम इसको रोकने में कामयाब हो गए तो एक तरह से यूं कहा जाए तो हमारी अधिकतर समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए, इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा ये फैलती है और मोस्टली उसमें से फेक नरेशंस रहते हैं, जैसे होता कुछ और है। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, वैसे ही। एक और चीज़ है स्ट्रेंथिंग डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए, कोई भी आईटीएन होगा या हेल्थ केयर या मैन्युफैक्चरिंग, हमारे देश से ये स्किल्ड वर्कर दूसरे देश में जा रहे थे, मोस्टली यूएसए में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर हमारी जॉब यहीं क्रिएट हो जाए तो ये जो ब्रेन ड्रेन की जो समस्या हमारे साथ हमेशा जुड़ी हुई है, ये ब्रेन ड्रेन की समस्या हमारे लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये एक समस्या का अंत है कि अपनी डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज को भारत को बढ़ाना चाहिए। अब आते हैं कि इन सबसे भारत को क्या सीखते हुए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, भारत भी इलीगल इमिग्रेशन से अछूता नहीं है और यहाँ पे इसको रोकने के लिए जो उपाय हैं वो सबसे पहले है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। देखिए, ये असम में 1951 से लागू है, क्योंकि उस समय बांग्लादेशीज का सबसे ज़्यादा, अगर कहा जाए, अतिक्रमण असम में हो रहा था। आज देखिए, असम की ज़्यादातर पॉपुलेशंस में जो विदेशी मूल के हैं वो बांग्लादेशी ही हैं। तो वहाँ इलीगल इमिग्रेशन स्टेट उसमें वहाँ ज़्यादा बढ़ा उस स्टेट में। और अगर देखा जाए तो इसे पूरे भारत में लागू कर दिया जाना चाहिए, तो इससे पूरे भारत में जो इलीगल इमिग्रेशंस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं भारत इलीगल इमिग्रेशन से अछूता है, यहाँ भी इलीगल इमिग्रेशन यहाँ के कुछ पड़ोसी देशों के द्वारा किए जाते रहे। और इसके लिए दूसरा है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 को लाया जाना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ शक्तियां दे दी जाएंगी, कुछ निश्चित शक्तियां दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पासपोर्ट है या कोई अदर ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो भी व्यक्ति घूमने के लिए आएगा उसको प्रदान होगा, तो इसे ये पता लगेगा कि वो व्यक्ति सचमुच भारतीय मूल का है, भारत से उसका संबंध है, ये जो व्यक्ति आ रहा है वो सच में विदेशी है। तो एक तरह से इमिग्रेशन फॉरेन एक्ट 2025 का भी होना एक तरह से बहुत ज़रूरी है हमारे देश में इलीगल इमिग्रेशंस को रोकने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के मेंस एग्जाम पे कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर डालेगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।